हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का पेपर है दोस्तों आज आपका। और ये कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे आज के पेपर में, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरे 1 से लेकर के 26 प्रश्न तक के पूरे उत्तर हम आज की इस वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन से प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं शुरू से पूरा कि किस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपके आने वाले पेपर की वीडियो इस चैनल पे मिलेगी आपको। महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उन सभी को आप जरूर से देखिएगा ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने। उनमें काफ़ी प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो वो क्या होगी, ईंट होगी। तो बी नंबर सही उत्तर होगा पहला का। दूसरा प्रश्न पूछा है, जल व तेल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यानी किस विधि के द्वारा अलग करते हैं। तो हम इसे करते हैं अवसादन व निस्तारण विधि के द्वारा। तो ये बी नंबर इसमें सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, भोपाल से इंदौर के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जैसे भोपाल से इंदौर कितनी दूर है, ऐसा किसी ने पूछा तो आप क्या बताएंगे, किलोमीटर में बताएंगे, है ना। कि मान लो 200 किलोमीटर है, 200 है तो 200 सेंटीमीटर थोड़ी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, किलोमीटर। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। छाया की आकृति निर्भर करती है किस पर। तो छाया की जो आकृति है वो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि वस्तु के आकार पे भी निर्भर करेगी, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर भी और प्रकाश स्रोत के रंग पर भी, है ना। तो ये इसमें उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, चुंबक के दो ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण रहता है, यानी वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। कब भागेंगे वो, जब दोनों समान ध्रुव होंगे। तो दोनों के समान ध्रुवों में, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर है। तो ये आपके प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 5 तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों इसको आपको। इसके बाद हम 6 से 10 तक देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, जैसे जिस विलयन में और अधिक पदार्थ ना घुल सके वह क्या कहलाएगा, है ना। तो वो उसे कौन सा विलयन कहेंगे, यहाँ संतृप्त विलयन कहेंगे, है ना। भूसा अनाज के भारी बीजों से किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। फिर 8वां में पूछा है, वाष्प का ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों में बदलना क्या कहलाता है ना। तो ये मैं अभी लिखित उत्तर तुरंत दिखा रहा हूँ आपको 10 प्रश्न तक कंप्लीट करके, है ना। ऐसे 9वां 10वां, है ना, विद्युत सेल में टोपी। तो 10 तक अब देखते हैं क्या पूछा है, क्या इसका उत्तर आपको लिखना है। तो देखो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखो छठवें में क्या आ जाएगा, छठवें में संतृप्त विलयन लिखेंगे आप। प्रश्न 7 में यानी भूसे को अलग करेंगे, तो ये निष्पावन विधि या फिर इसे थ्रेसिंग विधि भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो सही है ना। 8वां नंबर है तो उसमें संघनन आ जाएगा, यानी वाष्प के जो बूंद हैं उसे हम क्या कहेंगे, संघनन, है ना। और इसमें 9वें में आएगा ऊंचे, और 10वें में आ जाएगा धनात्मक, यानी सेल की जो टोपी लगी रहती है उस साइड क्या रहता है, धनात्मक आवेश रहता है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 11। तो 11 नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, 11 प्रश्न यहाँ पर है आपके लिए, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे 12 पूछा है, अमाशय की संरचना कैसी होती है। तो दोनों के उत्तर हम देखते हैं, है ना। सहजीवी सहजीवी संबंध किसे कहते हैं और अमाशय की संरचना कैसी होती है। यहाँ पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है 2-2 नंबर के, है ना। तो सहजीवी संबंध किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का आपका, कि इसमें आप लिखना कि जब दो या दो से ज़्यादा जीव आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। इस संबंध को हम क्या कहेंगे, या सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 के उत्तर में लिखेंगे। फिर अमाशय की संरचना के बारे में पूछा है 12 प्रश्न 12 में आपसे, है ना, कि अमाशय की संरचना। तो आप 12 प्रश्न में इस प्रकार से लिखेंगे कि अमाशय जो है वो आहार नाल का एक अंग है। यह एक थैली के आकार का होता है और इसमें मोटी भित्तियाँ होती है। यह चपटा और यू आकार का होता है। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। अमाशय में जठर रस का स्त्रावण जठर ग्रंथियों की भित्ति कोशिका में से होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का लिखेंगे आप। आगे देखते हैं हम अब प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 में आपसे क्या पूछा है। तो 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है बच्चों कि क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। और 14 में है कि गर्मी के दिन में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं। और 15 में पूछा है पादपों में जनन के प्रकार के नाम लिखना है। और 16 में प्रश्न आया है कि ह्यूमस किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम 13, 14, 15 और 16 के उत्तर, कि किस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखना है।
तो देखो 13 प्रश्न जो पूछा था आपका, तो प्रश्न 13 में क्षारक के बारे में पूछा है कि क्षारक किसे कहते हैं। तो 13 के उत्तर में लिखना कि क्षारक वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो अम्लों को उदासीन करते हैं। क्षारक अम्ल के साथ मिलकर लवण जल बनाते हैं। क्षारक को क्षारीय भी कहा जाता है। क्षारक का स्वाद तीखा होता है, छूने पर साबुन जैसा लगता है ना। जल में मिलने पर जल का पीएच मान 7.0 से अधिक हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। अम्लीय पदार्थों को OH आयन आयन दान करता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 13 लिखेंगे, यानी यहाँ मैंने काफ़ी बड़ा उत्तर बता दिया है, कम भी लिखेंगे आप तो भी चलेगा। 14 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा था कि हमारे कपड़े जो है वो बदबू करते हैं, है ना, गर्मियों में, तो वो उसका उत्तर लिखना कि पसीने में जल और लवण होते हैं। जब गर्मियों के दिनों में पसीना आता है तो शरीर पर पहने कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं, परंतु जब पसीना सूख जाता है तो कपड़ों पर लवण शेष रह जाता है, मतलब नमक रह जाता है। इसी लवण के धब्बे कपड़े पर दिखाई देते हैं, है ना। गर्मी में देखे होगे आप, धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 14 में। 15 का उत्तर पूछा था, तो 15 का उत्तर आप लिखेंगे कि पादप में जनन 2 प्रकार के होते हैं, है ना, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के कुछ तरीके जैसे खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कायक प्रवर्धन और ग्राफ्टिंग है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 15 में लिखेंगे। 16 प्रश्न आपसे क्या पूछा था कि मिट्टी में पाए जाने वाले, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे ह्यूमस किसे कहते हैं, पूछा था, है ना। तो लिखेंगे मिट्टी में पाए जाने वाले गहरे रंग के कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। इतना भी लिख सकते हैं, या आगे लिखना है तो लिख सकते हैं कि यह पौधे और जानवरों के सड़ने पर बनता है। ह्यूमस का रंग भूरे से काले रंग का होता है ना। तो इस प्रकार से आप पेपर में आपको लिखना था। ये आपके प्रश्न 16 का उत्तर है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं 17 प्रश्न, है ना। तो प्रश्न नंबर 17 आपसे क्या पूछा है ये देखेंगे। तो 17 नंबर का प्रश्न अब आपसे यहाँ पूछा है कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है ना। और 18 प्रश्न पूछा है कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो 17 और 18 का उत्तर हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, फिर 18 देखते हैं हम, है ना। तो प्रश्न 17 जो आपसे पूछा था कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े, है ना, और सर्दियों में हम मोटे कपड़े, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों। तो लिखेंगे गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक लगता है, क्योंकि ये गर्मी और ठंड से निपटने में मदद करते हैं, है ना। तो ये लिखेंगे कि ये कपड़े सूरज की ज़्यादातर गर्मी को परिवर्तित कर देते हैं, है ना। ऊष्मा के खराब अवशोषक होते हैं, तो ये कपड़े शीघ्र गर्म नहीं होते और ये कपड़े हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। इस प्रकार से अब सर्दियों में जो गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, तो लिखेंगे कि सर्दियों में जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें ऊष्मा सोख लेते हैं, है ना। जो गहरे रंग के कपड़े हैं, ये कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और गर्मी के अच्छे संवाहक होते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। 18 प्रश्न था कि कारखानों के जो अपशिष्ट रहते हैं उनको आपको, यानी अलग करने से पहले उदासीन करना पड़ता है, क्यों। तो इसके उत्तर में लिखना कि कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है, क्योंकि इसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं। अगर इन अपशिष्ट को बिना उपचारित किए, यानी बिना उदासीन किए जलाशय में बहा दिया जाए तो इससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट में क्षारीय पदार्थ मिलाकर उन्हें उदासीन किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न 18 में आप लिखेंगे। 19 प्रश्न देखेंगे। 19 प्रश्न में आपसे क्या पूछा है बच्चों। तो 19 प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखना है, और 20 में है रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाना है। तो 19-20 दोनों हम देखते हैं एक साथ, है ना, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे ऐसे ना करना पड़े इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 19 में है परागण, है ना। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है। परागण दो तरह का होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उनके बारे में लिख देंगे। 20 में रैखिक गति पूछा था, तो इसमें लिखेंगे रैखिक गति में वस्तु सीधी रेखा में चलती है, जबकि वृत्तीय गति में वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है ना। तो रेखीय गति के बारे में इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे आपके 20 प्रश्न हो गए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। 21 प्रश्न आपसे क्या पूछा है। तो प्रश्न 21 में पूछा है कि पेड़ों का महत्व लिखिए, और 22 पूछा है आपका
आपक क्या है? शुष्क आपक का उपयोग कहाँ किया जाता है ना? तो 21 और 22 हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या लिखा है उसमें, पेड़ों का महत्व बताना है आपको, है ना? तो इस प्रकार से आप लिख देंगे प्रश्न 21 में कि पेड़ कुदरत का एक अनमोल और बहुमूल्य तोहफा है। ये धरती पर जीवन का प्रतीक है और पेड़ों के बिना हमारा धरती पर जीवन संभव नहीं है। पेड़ हमें न केवल ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को जीने के लिए अति आवश्यक वस्तुएं जैसे कि दवाइयाँ, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल आदि प्रदान करने में अपना विशेष योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से आपको पेड़ों के बारे में लिखना है ना? फिर पूछा था आपंक किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आपंक जो है वो जल के शोधन की प्रक्रिया में बनने वाली ठोस अपशिष्ट है। इसका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है और इसे शुष्क आपंक भी कहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखेंगे हम 23 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है अब। तो प्रश्न 23 आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों। 23 में देखो दो है ना, ए और बी। तो ए में पूछा है लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है और बी में लिखना है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 23 का ए और बी, है ना। तो प्रश्न 23 में देखो ए नंबर में आप लिखेंगे ये लोहे पर जंग लगने की रासायनिक क्रिया का समीकरण, ये इस प्रकार से लिखेंगे 4Fe प्लस 3O2, है ना, प्लस 6H2O, है ना, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, है ना, 4Fe और कोष्ठक में OH3, इस प्रकार से भी आप लिखेंगे। और बी नंबर में पूछा था तो बी नंबर का उत्तर लिखेंगे कि लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी या जलवाष्प की उपस्थिति जरूरी है। हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होने पर जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लोहे और ऑक्सीजन के बीच रेडॉक्स प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया में लोहे की रासायनिक संरचना बदल जाती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। ऐसे आप प्रश्न 23 कंप्लीट करेंगे। 24 नंबर देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न 24 आपसे इसमें पूछा है बच्चों कि जाइलम क्या है। 25 में पूछा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित लिखना है और 26 में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। देखते हैं 24, 25, 26, है ना। तो प्रश्न 24 में आप जाइलम के बारे में लिखा था, जाइलम के बारे में लिख देंगे कि जाइलम जो है वो पौधे में पानी और खनिज के परिवहन का जिम्मेदार होता है। यह पौधे के बढ़ने और विकास में भी मदद करता है। जाइलम को सैपवुड कहा जाता है। और जाइलम के कार्य लिखना था तो लिखेंगे जड़ों से पानी को पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है, पौधे को सहारा देता है और तने के बाहरी वलय पर लकड़ी का आवरण बनाता है। पौधे के विभिन्न भागों में घुले हुए रूप में पानी और खनिज का परिवहन भी ये करता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। 25 में आपसे पूछा था विद्युत धारा के बारे में तो लिखेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, है ना। चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं पूछा था। फिर इसके बाद लिख देंगे कि इस प्रभाव को समझने के लिए तांबे के तार के पास चुंबकीय सुई रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसके प्रभाव का इस्तेमाल लिख देना विद्युत मोटर में, विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, लाउड स्पीकर में, बिजली पंखे में, खिलौने और टेलीफोन उपकरण में। तो इस प्रकार से आपको 25 का उत्तर लिखना था। 26 में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताने बोला था और ये अच्छा ये चुंबकीय प्रभाव है ना 25 में, तो उसका चित्र इस प्रकार से आप बना देंगे NS, है ना। तो ऐसे आपको बना देना है। 26 नंबर का प्रश्न था आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से 3 अंतर बता दो। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसमें किरणें आती हुई प्रतीत होती है और इसमें वास्तव में आती ही हैं, है ना। यानी इसमें सिर्फ ऐसा लगता है कि आ रही हैं पर आती नहीं, लेकिन वास्तविक में आती हैं। और आभासी में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और जो वास्तविक है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको 3 अंतर लिखना है। तो ये आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो कक्षा 6वीं का ये विज्ञान का पेपर आपका कंप्लीट हुआ। अगला पेपर आपका अंग्रेजी का, तो उसके लिए तैयार रहना। महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो चैनल पे डली हुई हैं, उनको देखें, पढ़ें, समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताया है। तो उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।